हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आपके कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि आपकी लर्निंग की तीसरी अप्रोच। इससे पहले हम बिहेवियरिज्म की बात कर चुके हैं, कॉग्निटिविज्म की बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म की यानी संरचनावाद। अब इसका शिक्षा में क्या योगदान है, किस तरीके से जो आपके टीचिंग मेथड्स हैं वो इस पर बेस्ड होते हैं, उसको हम देखेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप हमारी केवीएस पेडागोजी बूस्टर प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उस पर जाकर आप जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 2 के भी काफी सारे लेक्चर्स हम वहां कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे और हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसका एजुकेशन में क्या रोल है, हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं इंस्ट्रक्शनल जो मटेरियल है उसको डिजाइन करने में, टीचिंग मेथड्स के लिए किस तरीके से क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये रचनावाद, ये संरचनावाद, ये कंस्ट्रक्टिविज्म जिसे हम कहते हैं, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक आपके जीन पियाजे माने जाते हैं। जीन पियाजे एक संरचनावादी थे और उनके अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, यानी वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि रचनावाद क्या है। सीखने को मानसिक निर्माण का परिणाम मानते हैं और इनका मानना था कि शिक्षार्थी पिछले सीखे की नींव पर नया ज्ञान बनाता है। ठीक है, जीन पियाजे ने इसके लिए एक टर्म दिया था, उन्होंने टर्म दिया था स्कीमा। कोई भी चीज जो हम सीखते हैं, कोई भी चीज जिसकी नॉलेज हम अपने दिमाग में लेते हैं, उसकी एक याद हमारे दिमाग में बन जाती है, उसको उन्होंने कहा था स्कीमा। और जो ये स्कीमास होते हैं यही हमें न्यू नॉलेज गेन करने के लिए एक बेस देते हैं, एक आधार देते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखेंगे कि आपका जो रचनावाद है और जो संज्ञानात्मक पक्ष है यानी कि आपका जो कॉग्निटिविज्म है, इसके अंदर बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब अगर हम रचनावाद की बात करें जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, जहां बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जब एनवायरनमेंट के साथ या आसपास अपने लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है तब वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, तब उसका ज्ञान जो है निर्मित होता है। लेकिन जब हम संज्ञानवाद की बात करते हैं या फिर हम कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं तो वो टोटली लर्निंग को कैसे देखते हैं कि लर्निंग तब होती है जब बच्चा अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस किस पे है, मेंटल प्रोसेसेस पर है। मेंटल प्रोसेसेस मतलब परसेप्शन, आप कैसे किसी चीज को देखते हो, आपका दृष्टिकोण, थिंकिंग कैसे होती है, रीजनिंग कैसे होती है, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो कैसा है, तो वो सारी मेंटल प्रोसेसेस जो है उसके द्वारा आपकी लर्निंग हो रही है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म जब ज्ञान के निर्माण खुद करने की बात हो रही है तो यहाँ पर बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और उसके बाद जो है वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यही आपका मेन डिफरेंस हो जाता है कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में। आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के की प्रिंसिपल्स या मुख्य सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि ज्ञान व्यक्तिगत होता है और शिक्षार्थी के अपने अनुभव और विश्वासों पर आधारित होता है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई नॉलेज जो है वो सभी के लिए सेम है, तो नॉलेज को सब लोग अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से देख रहे हैं। अलग अलग लोग सत्य को अलग अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रियलिटी किसके लिए कैसी है, बच्चा जब अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है तो जिस तरीके से वो किसी चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण होगा, जैसे वो उसे परसीव कर रहा होगा, उसी तरीके की नॉलेज जो है उसके दिमाग में कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसीलिए कहा है कि ज्ञान व्यक्तिगत होता है। शिक्षार्थी अपने जैसे उसको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जिस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहा है वैसी नॉलेज वो उसकी कंस्ट्रक्ट हो रही है। नेक्स्ट है सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया। अभी तक हम अगर बिहेवियरिज्म वगैरह में देखें तो वहां बच्चे को उतना एक्टिव नहीं मान रहे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू आप लर्निंग करा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल सीख रहा है वो एक्टिवली लर्न कर रहा है, वो उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, निष्क्रिय रूप से ज्ञान खुद से नहीं आ रहा है। फिर देखिए रचनावाद छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का निर्माण करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। देन सीखना एक व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर
सीखना या लर्निंग जो हो रही है वो तब हो रही है जब बच्चा एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सोसाइटी, एनवायरमेंट, इन सब का रोल है और इसीलिए इन्होंने लर्निंग को क्या बताया है, व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया भी है। हम क्या करते हैं, हम भाषा सीख रहे हैं तो हम दूसरों से सीख रहे हैं, या कोई भी जो अनुभव, सारे ऐसा तो नहीं है कि पूरी लाइफ में जितने भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सारे अपने ही अनुभवों से हुआ है, हम दूसरों को देखकर भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फिर देखिए, सीखने में भाषा एक आवश्यक भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो आप इंटरैक्ट कर रहे हो तब भी आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो। मान लीजिए आप पुस्तकों से अगर पढ़ रहे हैं, आप बुक से पढ़ रहे हैं, तब भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन प्रेरणा सीखने की कुंजी है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप कैसे लर्न करेंगे? आपको सीखना अगर है तो अंदर से आपके क्या होना चाहिए, अभिप्रेरित होना चाहिए आपको, तभी आप सीख पाएंगे। ज्ञान सक्रिय रूप से निर्मित होता है, प्रसारित नहीं होता। कहने का अर्थ है कि बच्चा जब सीखने की इच्छा रखता है तो वो खुद से उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और खुद चीजों को सीखेगा। ऐसा नहीं है कि प्रसारित होता मतलब ये नहीं है कि बस टीचर ने बोला और वो फ्लो होकर तुरंत जो है स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर देखिए, सीखना प्रासंगिक होता है, ये अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। मीनिंगफुल एसोसिएशन से आप सीख सकते हो। हर चीज आपके काम की नहीं होती ना, सब चीज आप लर्न थोड़ी कर लेते, सब चीज आप नहीं सीखते। आप तभी किसी चीज को में इंपॉर्टेंस देखोगे या इंटरेस्ट दिखाओगे जिसका मीनिंगफुली आप जिसे एसोसिएट कर पाओगे कि हाँ ये मेरे काम की है, या फिर हाँ इसका कुछ लॉजिक निकल रहा है, तब आप जो है सीख पाओगे। सीखना सामाजिक रूप से स्थित होता है और सार्थक संदर्भ यानी मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से बढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना, सार्थक संदर्भ यानी मीनिंगफुल कॉन्टेक्ट, जो चीजें जो है आपके काम की हैं, उपयोगी हैं, उन चीजों को आप ज्यादा सीखते हो, उनसे रिलेट करके आप ज्यादा सीखते हो। शिक्षक आवश्यक संसाधन प्रदान करके खोज को सुविधाजनक बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक जो है आपके लिए वो एनवायरमेंट बना के देते हैं जिससे आप जो है लर्निंग कर सके, अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। तो ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। अब हम आगे अगर देखें, जो आपकी इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज पर्सनल है, लर्नर के ओन एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, एक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट को खुद अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की अनुमति देती है। देन लर्निंग जो है इंडिविजुअल और सोशल प्रोसेस दोनों है। लैंग्वेज जो है इसमें एसेंशियल रोल प्ले करता है, मोटिवेशन इसमें की रोल प्ले करता है। नॉलेज जो है सिर्फ ट्रांसमिट नहीं हो रही है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट हो रही है। लर्निंग कॉन्टेक्चुअल होती है और साथ ही साथ यहाँ पर मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के साथ ये ज्यादा इनहेंस होती है। और टीचर क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं लर्निंग के प्रोसेस को बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज। फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट पे चलेंगे, रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण। अब अगर हम पर्टिकुलरली टीचिंग की बात करें, ये तो हमने एक तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म की साइकोलॉजी समझी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टीचिंग के क्षेत्र में अगर हम इसे डालें तो यहाँ पर किस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का यहाँ पर एक कोट था कि मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मुझे सिखाओ और मैं याद रखूंगा, मुझे शामिल करो और मैं सीखूंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब आप बच्चे को पार्टिसिपेट करवाते हैं तब बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। और आपका जो रचनावादी शिक्षण है वो आपके बेसिकली बेस तो वो वही लेता है जो आपकी कॉग्निटिविस्ट थ्योरी से, क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस वगैरह सब कंस्ट्रक्टिविज्म में भी चलने हैं तो उसी ढांचे पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल्स भी जो है आपके इन्वॉल्व होंगे। पूर्व ज्ञान को आपको, स्कीमा को आपको बेस जरूर बनाना है, लेकिन सीखना क्या है, एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है जिसमें आप अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस पे आपके एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे, चिंतन करना, थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, कॉन्फ्रेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वर्कशॉप्स, रोल प्लेस, प्रोजेक्ट, स्मॉल ग्रुप वर्क्स, डिस्कशन फोरम्स, ये सब जो है प्रमुख विधियां हैं। अभी हम और भी देखेंगे इनमें। तो यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको हिंदी में भी बता दिया, सीधे आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर टीचिंग, अगर स्पेसिफिकली मैं टीचिंग के लिए चुनूं तो यहाँ पर उस साइकोलॉजी में से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मेन बात क्या करी कंस्ट्रक्टिविज्म से, कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है, ट्रांसमिट नहीं की जाती। प्रायर लर्निंग जो है नई लर्निंग को प्रभावित करेगी। तीसरी चीज, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग लोकल होती है, ग्लोबल। आप तुरंत पूरे विश्व के बारे में नहीं समझ जाते ना, पहले आप अपने आसपास की चीजों से, क्योंकि इंटरेक्ट तो आप डायरेक्टली उन्हीं के साथ कर रहे हो, पहले आप लोकल चीजों पे जो है बेस होकर अपना समझते हो, उसके बाद अपने ज्ञान को और विस्तार देते हो। फिर लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी का, एनवायरमेंट का रोल है। एंड बीइंग बिल्डिंग यूजफुल नॉलेज स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्स एफर्टफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी जो सीख रहा है, जो लर्नर है, वो उसका एक्टिव होना जरूरी है।
तो ये आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग टेक्निक्स या अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। तो आप कैसी टेक्निक्स या अप्रोचेस अपनाओगे? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जहां आपने बच्चे के सामने समस्या रखी, उस समस्या का समाधान ढूंढते वक्त बच्चा अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस उसे हो रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, जो चीजें वो खोजेगा ढूंढेगा, उसमें उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगी। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अगेन पूछताछ आधारित शिक्षा, अगेन यहाँ पे एक तरीके से डिस्कवरी रिसर्च यही सब चल रहा है, बच्चा खुद से एक्टिव है। कोऑपरेटिव लर्निंग, सिर्फ इंडिविजुअली नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे मिलकर ग्रुप बनाकर भी जो है यहाँ पर सीख रहे हैं। रेसिप्रोकल पीयर टीचिंग, एक दूसरे से सीख रहे हैं, ठीक है, पीयर टीचिंग हो रही है, यानी कि बच्चे आपस में एक दूसरे को भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। देन 5E मॉडल या 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल जो है, इसमें आपके 5 स्टेप्स होते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, जहां पे आप बच्चे को क्या करा रहे हैं, एंगेज करा रहे हैं। पहले बच्चा एंगेज मतलब आप उसे इन्वॉल्व करवाते हैं, ठीक है, फिर एक्सप्लेन करते हैं, उस चीज को इलेबोरेट करते हैं, फिर एक्सप्लोर करता है बच्चा, और फिर फाइनल उसका इवेल्युएट करता है। तो ये सारी आपकी प्रोसेसेस चलती हैं ये अप्रोचेस में। नेक्स्ट चलेंगे कक्षा का वातावरण। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? भाई देखिए, लर्नर को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चा पैसिवली बैठ के सिर्फ सुनेगा नहीं, टीचिंग जब हो रही है, जब आप कुछ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, बच्चा इन्वॉल्व होगा। देन एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बच्चे की तरफ से भी क्वेश्चंस आए, बच्चे को आपको पूछने का अधिकार देना है, कुछ भी अगर उसको डाउट है तो वो पूछ सके। एक्टिविटीज आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए, अंतःक्रिया वाली होनी चाहिए, ये नहीं कि बच्चा बस बैठ के सुन रहा है, और स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, जहां बच्चा केंद्र में, उसके अनुरूप होनी चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, उसके मेंटल लेवल के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। टीचर फैसिलिटेट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनॉमस। बेसिकली टीचर को एनवायरनमेंट वहां पर कैसा प्रोवाइड करना है, जहां पर बच्चा स्वतंत्र है, स्वायत्त है, रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद से एफर्ट डाल रहा है, खुद से सीख रहा है, उसको आपने किसी भी तरीके से बांध नहीं रखा, या आपने उस पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी कि आप ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, आपने उसको ऑटोनॉमी दे रखी है। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना होता है अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोत्साहित की जाने वाली आपकी गतिविधियां क्या क्या हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, रचनात्मक कक्षाओं में अगर आप कहें तो किस तरीके की एक्टिविटीज, अभी तो हमने ये देखा कि आपका क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की, अब हम देख रहे हैं कि उस क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म को एनकरेज करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन किया जा सकता है, प्रयोग, फील्ड ट्रिप यूज किया जा सकता है, फिल्म्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती हैं, बच्चों को सीखने में मदद करती हैं, एक विजुअल एक्सपीरियंस बच्चों को प्रदान कर रही हैं। क्लासरूम डिस्कशंस करवाए जाएं, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, ये आपकी कुछ टेक्निक्स या अप्रोचेज हैं जो आपको यूज करनी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं उनके, ये इंग्लिश में भी आपके दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें असेसमेंट की, ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर कि आपका बच्चे का लर्निंग हो कैसे रहा है, क्या टीचिंग मेथड हमें यूज करनी चाहिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर असेसमेंट आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक किसी विशेष सामग्री के साथ छात्र की सफलता का आकलन करने के लिए चेकलिस्ट या अवलोकन का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेस्ट क्या करना है, प्री टेस्टिंग करनी है, बच्चे का लेवल समझना है। तो बच्चे का लेवल समझने के लिए आप उसके पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करेंगे, तो पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए आप चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं, रेटिंग स्केल यूज कर सकते हैं, आप प्रश्नावली, ठीक है, यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आया। इसके अलावा ओरल डिस्कशंस करने चाहिए, ठीक है, शिक्षक छात्रों को एक फोकस प्रश्न, एक प्रश्न आपने दे दिया और आपने बच्चों को आपने खुली छूट दी है कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करो, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में एक तरह का असेसमेंट हो सकता है। फिर माइंड मैपिंग हो सकती है, माइंड मैपिंग भी बहुत अच्छा तरीका है, जहां पर आप क्या करते हो, आपने बुक्स में भी बहुत देखे होंगे माइंड मैप बनाते हैं, कोई भी बहुत सारा बड़ा कंटेंट है, उसको ऑर्गेनाइज और संगठित तरीके से, जब किसी भी तरीके से हायरार्की में लगा दें या टेबुलर फॉर्म में लगा दें, उसकी छोटी छोटी बातों को नोट करके हम एक छोटा सा एक या दो पेज का हम जब माइंड मैप तैयार कर देते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है, ठीक है। तो माइंड मैपिंग की जा सकती है ताकि हम विचारों को सूचीबद्ध कर सकें या वर्गीकृत कर सकें। और फिर है आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस, ये सबसे बेस्ट रहता है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मतलब कोई भी एक्टिविटी आप करवा रहे हैं बच्चे से, खुद जो है उसे इन्वॉल्व होकर करवाइए। तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस से तो बच्चे को बहुत ही डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये असेसमेंट के आपके तरीके हो गए जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म को समझा, ठीक है,
कि आपका कंस्ट्रक्टिविज्म की साइकोलॉजी के की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली टीचिंग में देखा कि कौन से प्रिंसिपल्स को हम ले सकते हैं। देन हमने ये देखा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, और क्लासरूम एनवायरनमेंट में ही हमने रोल ऑफ टीचर को समझा कि रोल ऑफ टीचर क्या है, कि वो क्लासरूम एनवायरनमेंट में ऐसी एक्टिविटीज और ऐसा एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट कर रही है जहाँ पे बच्चे को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी मिलती है कि बच्चा अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, सुविधा दाता है एक टीचर वहां पर। और असेसमेंट की हमने यहाँ पर टेक्निक्स भी देखी। ठीक है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। देन डिसिप्लिन की भी अगर हम बात करें तो जब आप इतनी सारी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क देते हैं, डिसिप्लिन अपने आप यहाँ पर आ जाता है। तो ये था हमारा आज का कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक। अगर अभी तक आपने और प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको भी चेक कर लीजिएगा। आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।